स्टडी अब्रॉड के लिए नॉर्मली स्टूडेंट 3 चीज़ों पे फोकस करता है, एजुकेशन, इनकम और इसके एक्सपेंसेस। और इन 3 चीज़ों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। जिस भी कंट्रीज़ को आप टारगेट करेंगे वहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि आपकी ट्यूशन फ़ीस कितनी है। अगर आपकी ट्यूशन फ़ीस होगी तो डेफ़िनेटली आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि आप अपने एक्सपेंसेस भी पूरे कर सकें और अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी पे कर सकेंगे। अगर आप काम ज़्यादा करोगे तो डेफ़िनेटली फिर आपकी जो एजुकेशन है उस पर बर्डन बनेगा और आपकी एजुकेशन जो है वो डिस्टर्ब होगी। अगर आपकी ट्यूशन फ़ीस ही नहीं होगी तो आप डेफ़िनेटली अपनी एजुकेशन को और अपनी इनकम को एक पैरेलल वे में इस तरीके से लेके जा सकते हैं कि आपकी एजुकेशन पे बर्डन ना हो और आपके एक्सपेंसेस भी डिस्टर्ब ना हो। इस वीडियो में मैं जर्मनी के रेलिवेंट आपसे 10 ऐसे पॉइंट डिस्कस करूँगा। पहला पॉइंट इसमें आता है वो आप सबको पता होगा कि जर्मनी में किसी किस्म की कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है। कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ भी नहीं पे करना पड़ता। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फ़ीस एक पे होती है, जो रेंज होती है वो 50 यूरो से लेके 350 यूरो और बाज़ का 400 यूरो तक भी है। लेकिन लास्ट ईयर से कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ ट्यूशन फ़ीस इम्प्लीमेंट कर दी है। इस तरह अगर बात की जाए तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन चार्जेस देने पड़ते हैं। दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है वो है ट्रैवलिंग। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ट्रैवलिंग में ये चीज़ें शामिल हैं कि आप सेमेस्टर टिकट पे पूरी स्टेट में जो आपकी स्टेट लगती है उसमें आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं रीजनल बसेस और रीजनल ट्रेन में। जबकि जो फास्ट ट्रेन हैं उनमें आपको टिकट परचेज़ करनी पड़ती है जिसको हम वर्चुअल टिकट कहते हैं। उसके भी स्टूडेंट्स को कुछ हद तक परसेंटेज है वो माफ होती है। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली जो है वो 49 यूरो पर मंथ की है। उस टिकट की बेस पे आप जितनी मर्जी बात जहाँ मर्जी आ जा सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो स्टूडेंट को वो 18 यूरो मैक्सिमम में वो मिल जाती है, यानी उसकी जो सेमेस्टर टिकट है उसी को वो अपग्रेड कर देते हैं और डॉचलर टिकट बना देते हैं, जिसकी वजह से आप पूरे जर्मनी में जहाँ मर्जी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस मद में आपके ट्रैवलिंग के जो अखराजात हैं वो भी बचत हो जाती है। तीसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है वो है ट्रांसफ़र ऑफ यूनिवर्सिटी। यानी अगर आपके पास कम से कम 2 या 3 या 4 या इससे मैक्सिमम भी एडमिशन लेटर हैं और आप किसी एक यूनिवर्सिटी में इनरोल हो जाते हो और आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपको सूट नहीं कर रहा या यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप उस यूनिवर्सिटी से डीमेट्रिकुलेशन करवा के किसी और यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। जो चौथा पॉइंट है वो तकरीबन सेम ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रोग्राम। इसमें भी यही सीन है कि अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपको सूट नहीं कर रहा और आप इसी यूनिवर्सिटी में किसी और प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं या किसी डिफरेंट यूनिवर्सिटी में किसी डिफरेंट प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं, तो अगेन आप अगर डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो पहली यूनिवर्सिटी यानी जिसमें आपने पहले इनरोलमेंट की है वहाँ से डीमेट्रिकुलेशन करवाएंगे और दूसरी में जाके मेट्रिकुलेशन करवा लेंगे। अगर सेम यूनिवर्सिटी में ही आप प्रोग्राम स्विच करना चाहते हैं और वो इसी प्रोग्राम के रेलिवेंट है यानी इसके कुछ कोर्सेज़ एक जैसे हैं, तो आप इस कोर्स के अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके क्रेडिट्स जो होंगे आपके जो दूसरे प्रोग्राम है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएँगे। आपको फिर वो कोर्स या वो प्रोग्राम वो ही कोर्सेज़ दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपके वही क्रेडिट्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाएँगे। पाँचवा पॉइंट जो इसमें आता है वो है एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन। आप अपनी मर्ज़ी से एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेट्स सपोज़ अगर आपने 2 कोर्सेज़ पढ़े हैं या 3 कोर्सेज़ पढ़े हैं, 4 कोर्सेज़ पढ़े हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आपकी तैयारी है एग्ज़ाम के लिए तो आप अपनी मर्ज़ी से एग्ज़ाम की जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप बेशक कोई भी एग्ज़ाम ना दें। अगर आपने 5 कोर्सेज़ इनरोल किए हुए हैं और आप 1 या 2 देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। मतलब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप दे सकते हैं, चाहे 1 दे लें, चाहे 2 दे दें, चाहे कोई भी ना दें। तो मतलब ये है कि आपके जो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन है वो आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। फिर उसमें जो छठा पॉइंट आ जाता है वो है रीटेक ऑफ एग्ज़ाम। जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपकी जो मिनिमम मैक्सिमम है वो 3 अटेम्प्ट्स होती हैं। अगर आप तीनों में अटेम्प्ट्स में फेल होते हैं तो ये कहते हैं कि वो ही कोर्स पूरे जर्मनी में कोई भी यूनिवर्सिटी फिर ऑफर नहीं करती। तो आप मैक्सिमम जो है वो 3 अटेम्प्ट्स में कंपलसरी कोर्स जो है वो कवर कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही इलेक्टिव्स की, तो इलेक्टिव्स की कहते हैं कि वो बेशुमार उसकी अटेम्प्ट्स होती हैं। तो जो रीटेक एग्ज़ाम है वो कुछ कोर्सेज़ का या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कोर्सेज़ टू कोर्सेज़ वेरी करती है। वो बाज़ का पहली जो अटैम्प्ट हुई है उसके फ़ौरी बाद भी नेक्स्ट फेज़ शुरू हो जाता है। कुछ का जो होता है वो नेक्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके साथ अपने रजिस्ट्रेशन करके तो फिर वो एग्ज़ाम देना होता है। तो ये तो थे एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन आपकी अपनी की मर्ज़ी के मुताबिक। और जो छठा पॉइंट था वो ये था कि आप कितनी अटैम्प्ट्स में एक कोर्स कवर कर सकते हैं।
जो सातवां पॉइंट है वो ये है कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ खासतौर पे ये बाउंड नहीं करती है आपको कि आपने अपना मास्टर जो है वो 2 साल में कंप्लीट करना है। आप उसकी बजाय 3 साल में या मैक्सिमम 4 साल में इतनी देर में आप कंप्लीट कर सकते हैं। जब तक आप अपने कंपलसरी कोर्सेज कवर नहीं करोगे तब तक आपके जो रिसर्च सेमिनार्स हैं या जो थीसिस वगैरह हैं वो नहीं आपकी वो अटैम्प्ट होंगे। तो वो आप अपने हिसाब से जो कंपलसरी कोर्सेज हैं और जो इलेक्टिव कोर्सेज हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये यूनिवर्सिटीज़ आपको बाउंड नहीं करती या आप किसी किस्म की सख्ती नहीं करती कि आपने 2 साल में ही अपना मास्टर कवर करना है, जबकि आप 3 साल में या 4 साल में भी कवर कर सकते हो। आठवां पॉइंट है वो ये है कि 95%, 96% और ये भी बात का हो सकता है कि 99% भी आपकी जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी नहीं होती। बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनमें अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती और कुछ चंद एक ऐसे हैं जिनमें आपकी अटेंडेंस कंपलसरी होती है। यानी जिस तरह आप इंजीनियरिंग की फील्ड कर लें या आईटी की या इस तरह की फील्ड कर लें जिसमें लैब की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वहाँ पे जो है वो आपकी अटेंडेंस कंपलसरी होती है, बिकॉज आपने वहाँ पे परफॉर्म करना होता है। और जिनमें आपकी अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती, आप बेशक कोई भी पूरे सेमेस्टर में ना जाएं, आप बेशक अर्निंग करते रहें, तो यूनिवर्सिटी आपको बॉदर नहीं करती। एंड पे जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम अगर आपकी वो तैयारी है तो आप एग्ज़ाम दे लें, रजिस्टर कर लें एग्ज़ाम के लिए। अगर नहीं तैयारी है तो आप बेशक ना करें। इन केस अगर आप कर लेते हो तो फिर एग्ज़ाम से एक वीक पहले तक आपके पास टाइम होता है कि आप उसको री रजिस्टर कर दें और फिर नेक्स्ट फेज़ के साथ उसको कर लें। अगर आप एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन कर लेते हो और आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होते तो फिर आपके जो है वो फेल कंसीडर होते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आपकी तैयारी नहीं है तो ना अपीयर होने के बजाय आप उसको एक वीक पहले ही डी रजिस्टर कर दें। आखिरी 2 पॉइंट्स की बात की जाए तो वो टोटली एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव हैं। एग्ज़ाम 2 तरह के होते हैं, एक रिटन एग्ज़ाम होता है, एक ओरल एग्ज़ाम होता है। अगर रिटन एग्ज़ाम की बात की जाए तो वो बाज़ आपको 100% एग्ज़ाम के मार्क्स होते हैं, बाज़ आपके कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह या दूसरे असाइनमेंट्स में भी कवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको रिटन में करना पड़ता है। अगर रिटन पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो वो एक कंसेप्ट यहाँ पे है चीट शीट का। अगर रिटन एग्ज़ाम की बात की जाए तो वो स्टूडेंट को अलाउ कर देते हैं कि आप इस हद तक जो है वो अपने आंसर्स लिख के लेके आ सकते हैं, जो जो आपको डिफ़िकल्टी पेश आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप वो खुद से भी लिख के लेके जा सकते हैं। अगर आप वो आपको अलाउ नहीं करते तो डेफिनेटली फिर वो एग्ज़ाम में आपको चीट शीट प्रोवाइड करता है। जिस तरह उन्होंने हमें कुछ टेबल्स और कुछ फार्मूलाज़ की जो थी वो इन्होंने चीट शीट प्रोवाइड की थी। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि उन्होंने हमें प्रोवाइड की थी, ताकि हमें फार्मूलाज़ जो हैं वो याद करने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि फार्मूलाज़ ज़्यादा होते हैं तो उनको याद करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अगर ओरल एग्ज़ाम की बात करें तो फिर उसमें बाज़ आपको वो स्पेसिफ़ाई कर देते हैं कि जी इस टॉपिक्स में, इतने टॉपिक्स में से हम आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे या ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम में। अगर वो टॉपिक स्पेसिफ़ाई नहीं करते तो बाज़ वो आपको एक क्वेश्चन की लिस्ट दे देते हैं कि हम इन्हीं क्वेश्चन में से आपसे एग्ज़ाम में पूछेंगे। जिस तरह स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि उन्होंने हमें भी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी थी जिसमें ऑलमोस्ट 100 के लगभग क्वेश्चन थे कि हम इन्हीं क्वेश्चन में से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब एग्ज़ाम में प्रिपेयर हुआ था तो उन्होंने फिर उन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछे थे। तो मतलब अगर रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो वो चीट शीट आपको प्रोवाइड कर भी सकते हैं, नहीं करेंगे तो आपने खुद लेके जानी है। ओरल एग्ज़ाम में बात करें तो वो आपको टॉपिक स्पेसिफाई कर सकते हैं, अगर अदरवाइज़ नहीं तो वो आपको जो है वो क्वेश्चन की लिस्ट दे सकते हैं। अब जर्मनी में अप्लाई करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसके लिए मैंने बेसिक स्टेप्स कवर किए हैं अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि किस किस तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स की आपको एक तफसीलन वीडियो नज़र आ जाएगी जिसमें उन्होंने तफसील से चीज़ें कवर की हैं कि किस किस टॉपिक में, किस किस पोर्शन में क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है या क्या क्या अपलोड करनी है। बजाय ये कि आप कंसल्टेंट को लाखों रुपये दें और वो आपको बाद में किसी छोटे शहर में या किसी छोटी यूनिवर्सिटी में दाखिला देते हैं जहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, जहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए, तो बेहतर ये है कि आप खुद यूनिवर्सिटीज़ को हंट करें और सर्च करें और आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़े शहर में दाखिला लें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।